Sir, you can start. Okay. Welcome, student. Today we will see the topic anemia. Is also important topic for exam purpose. Okay, there are certain question ask बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एनीमिया के रिलेटेड. तो पहले देखते हैं एनीमिया है क्या. Anemia is defined as a drop of hemoglobin or hematocrit below the normal, taking into the consideration that alteration of the plasma volume lead to the false changes in the blood hemoglobin level. So simple meaning here, what is anemia? Anemia means there will be drop of HB, drop of the HB. So normal we in anemia will be, remember one thing, कि HB will be go down. So normal HB कितना होता है? We should know this thing first कि normal HB कितना होगा. So in male will be have 12 to 14. Okay, otherwise you can say 13.5 means 13.5 to 17.5 gram per DL will be in the male, and female will be 12 to 15.5. So in male, how much will we have? 13.5 to 17.5. Okay. In female, how much will we have? In female will be have 12 to 15.5. 12 to 15.5 gram per DL. Okay. So what is normal hemoglobin will be have? Normal hemoglobin will be less than, if normal hemoglobin 13.5, if इससे अगर hemoglobin कम हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? हम एनीमिया बोलेंगे. ओके, वो सा टाइप एनीमिया टाइप्स है, हम देखें आगे. पहले हम देखते हैं क्या कॉज क्या है. व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया? एनीमिया किस वजह से होता है? तो फर्स्ट है लॉस ऑफ आरबीसी. ओके, आपकी बॉडी में आरबीसी. नाउ हम सोचेंगे कि आरबीसी का इंपॉर्टेंट क्या है, हम बात हीमोग्लोबिन नहीं कर रहे हैं, बट आरबीसी ही आपका एचबी को साथ में कंबाइंड में एचबी को साथ में कैरी करता है. तो आरबीसी दोनों की हीमोक्सोग्लोबिन बनाते हैं. हीमोक्सी अगर एचबी और O2 साथ में बनाते हैं हीमोक्सीग्लोबिन. सो हमको आरबीसी इंपॉर्टेंट नहीं, हमको यहाँ पर एनीमिया में हीमोक्सीग्लोबिन की जरूरत है, जो एचबी के साथ में O2 मिलके हीमोक्सीग्लोबिन बनाता है. ओके, अगर पेशेंट के अंदर आरबीसी लॉस हो जाएगा, आरबीसी विल बी लेस, तो क्या होगा? आरबीसी लेस मतलब एचबी आल्सो लेस. एचबी लेस मतलब क्या? वो O2 को कैरी करने का, इमेजिन करें एक एचबी एक O2 कैरी करता है. ओके, एक इमेजिन कर दे कि एचबी एक O2 करता है, तो अगर एचबी आपका कम हो जाएगा तो क्या होगा? O2 को कैरी भी कम करेगा, तो हीमोक्सीग्लोबिन कम बनेगा और O2 कम हो जाएगा. सो उसको क्या बोलेंगे हम? एनीमिया. उसकी कॉजेस क्या है? लॉस ऑफ आरबीसी. अब आरबीसी लॉस कब होगा? या तो ब्लीडिंग हो या कुछ वुंड हो, मतलब सिंपल थिंग ब्लड लॉस हो गया हो, पेशेंट की बॉडी में से ब्लड लॉस हो गया है, तो क्या होगा? ब्लड लॉस के साथ में आरबीसी लॉस होगा. सो दिस इज अ लॉस ऑफ आरबीसी. ओके, एक आपका कॉमन कॉज. देन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. आरबीसी का प्रोडक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो, कुछ लॉस कुछ नहीं हुआ हो, बट आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हुआ हो, तो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर लाइक फोलिक एसिड, B12, आयरन एंड ऑल दिस थिंग, अगर फैक्टर नहीं है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है और आयरन है, अगर फैक्टर नहीं है, तो आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ये सब हेल्प करते हैं आरबीसी बनाने में और हीमोग्लोबिन बनाने में. तो अगर आपका आरबीसी नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ ऑल डेफिशिएंसी. सो एनी पेशेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि देयर इज वन पेशेंट हु हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, सो व्हिच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन अकर? सो अगर एनीमिया का ऑप्शन है तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. ओके, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या लेवल पूछा है, बट आपको याद रखना है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी लेस है, तो वो भी एक रीजन है कॉजिंग एनीमिया. ओके, बिकॉज हमने बात कर ली आरबीसी के क्या करता है? हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन लेस मतलब आपका एनीमिया है. ओके, उसके अलावा बोन मेरो सप्रेशन. अगर आप बोन मेरो क्या करता है? प्रोड्यूस आरबीसी, आरबीसी को बनाता है. अगर आपका बोन मेरो ने आरबीसी बनाना बंद कर दिया है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. और कुछ मेडिकेशन होती हैं जो बोन मेरो को सप्रेस कर देती हैं. ओके, देयर आर कुछ मेडिकेशन व्हिच विल बी सप्रेस बोन मेरो. ओके, सो व्हिच आर द, क्या पढ़ा? लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में ये तो डेफिशिएंसी हो गई आपके फोलिक एसिड की, B12 की और आयरन की. उसके अलावा बोन सप्रेशन और मेडिकेशन. देन इंक्रीज डिडक्शन. अगर आपकी बॉडी में आरबीसी प्रॉपर है, प्रोडक्शन प्रॉपर है, बट बॉडी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, मतलब उसको डैमेज कर रहा है, क्यों होगा? जब आपका बोन मेरो ज्यादा एक्टिव हो जाए, मे बी सम ड्रग की वजह से या इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनो ड्रग की वजह से, कुछ इम्यूनिटी
आपकी एक्टिविटी जाके सीधा WBC जाके सीधा अफेक्ट करे बोन मेरो को, तब जाके भी हो सकता है। सो 3 मेन कॉज हैं, देयर मे बी 3 कॉज व्हिच कैन कॉज। क्या है, तो आरबीसी लॉस हो जाए, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो, प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाए, या आरबीसी है प्रॉपर बट उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए। सो दिस आर मेन थिंग। बहुत से एग्जाम में आते हैं, अगर पेशेंट का ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग हो रहा है, तो विच आर द डिस्क्रिमिनेशन, रिमेंबर एनीमिया। ओके, हम बात करेंगे एक एक की बात करेंगे। फर्स्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नाम ही है आयरन, समझते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर टिपिकली रिजल्ट व्हेन द इनटेक ऑफ डायटरी आयरन इज इनएडिक्वेट फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। नाउ वी नो, आयरन बात की थी, डेफिशिएंसी के अंदर बात की थी, जब प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, बात की थी हमने, प्रोडक्शन विल बी लेस ऑफ आयरन, तो क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन नहीं बना होगा। आपको पता हो तो जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने कि विल बी हैव आयरन का, हीमोग्लोबिन का साइकिल, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन ही डिजीज कंडीशन है एनीमिया के अंदर। ओके, कॉमनेस्ट एनीमिया, एग्जाम क्वेश्चन में आ जाए कि विच इज कॉमनेस्ट एनीमिया, रिमेंबर इट विल बी हैव कौन सा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विल बी द कॉमनेस्ट एनीमिया इन एंटायर ऑल एनीमिया। ओके, देन मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मेन के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, अल्सर, और फीमेल के अंदर पोस्ट मैच्योरल वुमन, दोनों है। क्योंकि मेन के अंदर क्या होगा, अगर ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर हो रहा है, मतलब क्या सिंपल थिंग है, समझते हैं हम। अगर व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेन के अंदर है अगर अल्सर, पेप्टिक अल्सर है, ऑल दिस थिंग। ओके, और फीमेल के अंदर है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। ओके, और वी कैन से पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, और मेनोरेजिया ऑल आर द रीजन। ओके, ये हमारा हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सो रिमेंबर दिस थिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विल बी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ आयरन ही बनाता है क्या, हीमोग्लोबिन बनाता है। सिंथेसिस हीमोग्लोबिन के लिए हमको आयरन का जरूरत होता है, तो आयरन का डेफिशिएंसी होगा तो एनीमिया करेगा। ओके, और ये मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन एनीमिया का है कॉज, सब एनीमिया सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। सेकंड थिंग बात करेंगे हम, मेन के अंदर कौन सा है, एग्जाम्पल आ जाए क्वेश्चन के अंदर, मेन के अंदर कौन सा कॉज एनीमिया करता है, तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर। ओके, और जीआई ब्लीडिंग ऑल भी है कॉजिंग मोर इन मेल, और फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम मींस पेशेंट है वो पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, और मेनोरेजिया ऑल दिस थिंग। नाउ हाउ टू मैनेज, अगर पेशेंट क्या ओनली है माइल्ड एनीमिया, ओके, माइल्ड एनीमिया, सो डाइट से हो जाएगा। ऑप्शन है वो माइल्ड एनीमिया, सो फ्रॉम डाइट, फ्रॉम इनटेक ही कैन बी डेफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी एनीमिया कैन बी क्योर। और मॉडरेट होगा, सो वी नीड टू गिव ओरल tablets, means we to give oral tablet. Then severe hoga, then we need to give IV drugs. Okay, so remember the simple thing here, iron deficiency anemia, the three type will be mild, moderate and severe. Now here कैसे करेंगे, हमको HB लेवल देख, HB लेवल को चेक करके और आयरन को चेक करके हमको आयरन टेस्ट करना पड़ेगा, आयरन कितना है वो चेक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू आयरन विल डिसाइड माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ओके, से हमने बात की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। नेक्स्ट बात करेंगे हम अप्लास्टिक एनीमिया, अप्लास्टिक। नाउ याद रखना, अप्लास्टिक मींस क्या है, एनीमिया इज रेदर रेयर डिसीज caused by decrease or damage of stem cells and damage the microenvironments within the marrow and replacement of the marrow with the fat. Okay, now what is aplastic anemia, here there will be structure abnormalities. Okay, will be structure abnormalities, simple thing यहाँ पे बोला है हमने कि पेशेंट का बोन मेरो है, बोन मेरो क्या होता है वो अफेक्ट करता है। सो ये क्या होती है, एक रेयर कंडीशन है विच बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग इनफ ब्लड अमाउंट, यहाँ पर जब की न्यू ब्लड सेल होती है ना, वो बनना बंद हो जाती है। सिंपल थिंग यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया, रिमेंबर न्यू ब्लड सेल नहीं बनने वाली, नया ब्लड सेल नहीं बनने वाला। सो एनबीसी याद रखना, एनबीसी, न्यू ब्लड सेल बी नॉट देयर। ओके, बिकॉज ऑफ व्हाई, बिकॉज ऑफ ये रेयरली होता है, बहुत कम होता है, बट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ योर डैमेजिंग ऑफ द स्टेम सेल, बोन मेरो और एनी फैक्टर, माइक्रो फैक्टर, तो जाके अपने बोन मेरो को जाके बोलेंगे नाउ डोंट मेक न्यू ब्लड सेल। हमको ब्लड सेल तो चाहिए, हर किसी बॉडी में हर किसी पार्ट का एक टाइम होता है, उसके बाद उसको डिफिशिएंसी हो जाती है। सो ये हमारा हो गया अप्लास्टिक एनीमिया। ओके, फिर हम बात करेंगे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक। ओके, इस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, विटामिन B12,
and identification of the bone marrow and peripheral blood changes occur in the both vitamins. तो क्या करेगा, आपके नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस कम हो जाएगा. तो सेम थिंग क्या होगा यहाँ पर पेशेंट के अंदर, will be have a same problem. Body will be not produce proper RBC. Okay, so megaloblastic anemia is characterized by red blood cell are larger than normal. यहाँ पर क्या होता है, आपके जो आरबीसी होती हैं वो बड़ी होती हैं. ओके, वो क्यों बड़ी होती हैं, बिकॉज यहाँ पर ये सब अबनॉर्मलिटीज हैं. जब अबनॉर्मलिटीज होगी क्या हो जाएगा, वो अपने बॉडी सेल को बढ़ा देगा. तो हमने यहाँ पर क्या बात की, हमने बात किया पर कॉमन की बात की. ओके, यहाँ पर हमने बात की एनबीसी की बात की, न्यू ब्लड सेल. देन यहाँ हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एलबीसी, लार्ज एलआरबीसी, एलआरबीसी. सो मतलब लार्ज आरबीसी, न्यू आरबीसी, नॉट प्रोडक्शन और विल बी कॉमन. सो ये आपको याद रखना, सी विल बी एवरीवेयर देयर. ओके, सो आपका हो गया सी विल बी एवरीवेयर बी देयर. देन हम बात करेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया. इट्स वेरी सिंपल. हीम मतलब ब्लड, लाइटिक मींस ब्रेकडाउन. ओके, एनीमिया इज because of occur or shortening of the RBC survival. नॉर्मली हमारा जो आरबीसी होता है उसका 120 डेज का लाइफ स्पान होता है, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ सो मेनी कोज की वजह से क्या होगा, आरबीसी का लाइफ 120 डेज से कम हो जाएगा. तो उसको बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया. ओके, वंस अगेन रिवाइज, हमने क्या बात किया एनीमिया में, एंड डेफिनेशन वेरी कॉमनली बी हैव. ओके, मेन में होगा तो पेप्टिकल से जेबरिक से होगा, फीमेल में होगा तो मैच्योर प्रॉब्लम से होने वाला है. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीन चीज हैं. माइल्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इफ इज योर नर्स patient है mild and anemia, so what will be revised? So remember, intake means diet. अगर moderate है तो oral medication, then अगर severe तो IV medication. simple question है but will confuse. then बात की हमने aplastic anemia में, यहाँ पर क्या होता है, new blood cell NBC, new blood cell नहीं बनते हैं. ओके, फिर हमने बात किया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यहाँ पर क्या है, LRBC, क्या है, लार्ज आरबीसी. आपका जो आरबीसी होता है लार्ज होता है. नाउ लार्ज होने से क्या होगा, वो इतना अपना प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा. आप सोचोगे लार्ज तो अच्छा है ना, बट लार्ज भी क्या करेगा, लार्ज आरबीसी तो अपने आप जो भी इसको जो एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बिकॉज पूरा स्ट्रक्चर खाली हो जाएगा ना. दिस वाली प्रॉब्लम विद दैट. सो लार्ज आरबीसी द प्रॉब्लम. ओके, नाउ फिर बात की हमने हीमोलाइटिक एनीमिया की बात की, जहां पर आपका क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पान. जो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है, छोटा हो जाएगा, लेस देन 120 डेज. नॉर्मली कितना होता है आपका 120 डेज, बट आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 डेज से कम हो जाएगा. जितना भी कम होगा उस पर डिसाइड करेगा कितना है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. तो ये हमने बात किया एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, अप्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक एंड हीमोलाइटिक. हम बात करेंगे नेक्स्ट एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज अ सीरियस कंडीशन. देखो अभी तक हमने जो बात किया, हमने कहीं भी सीरियस कंडीशन की बात नहीं की. क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, which is a serious condition anemia, remember which one, sickle cell anemia, in which RBC become a shape will be C shaped. जो आपका RBC का वो सिकल शेप हो जाता है. किसी बोलते हैं सिकल, क्यों बोलते हैं एनीमिया, ये RBC शेप होता है सिकल शेप. नॉर्मली RBC कैसा होता है अपना राउंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्या होता है C शेप, इसको बोलते हैं सिकल. ओके, तो आपका RBC सिकल शेप में हो जाएगा, ये मेन रीजन है. और ये क्यों होता है, ऑटोजोमल, मतलब खुद की इम्यूनिटी, खुद की बॉडी ऑटोजोमल रिसीवर है. आपका खुद का ऑटोजोमल रिसीव करता है, खुद की बॉडी जाके अपने आरबीसी को सी शेप में कर देती है, तो खुद की बॉडी जाके मारती है, इसलिए होता है. ओके, इट अकर व्हेन सिकल सेल विल बी रेड ब्लड क्राइसिस विल बी देयर और विल बी कॉजिंग पेन. सी अगर आपका पेशेंट सीवियर, अभी हमने बात की सिकल सेल में बात किया हमने पेशेंट के अंदर कि सी शेप, उसके अलावा एक आता है सिकल सेल क्राइसिस. सिकल सेल क्राइसिस कब होता है, जब पेशेंट को साथ में एनीमिया भी है और पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, ये सिम्टम है. क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, नाउ व्हाट इज सिकल सेल क्राइसिस, रिमेंबर सिकल सेल एनीमिया अलोंग विद पेशेंट हैव पेन. नाउ पेन कहां पर हो रहा है, पेशेंट हैव अ सीवियर पेन बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल ब्लॉकेज. ओके, नाउ हाउ विल ब्लॉकेज, समझो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका नॉर्मल ब्लड सप्लाई है हो रहा है पेशेंट के अंदर, तो नॉर्मल राउंड शेप है, तो इजीली यहां से मूवमेंट कर पाएगा. नाउ अगर आपका पेशेंट का सिकल सेल है तो क्या होगा, ये सी शेप में, ये आपका सी हो गया, ब्लड वेसल है, ये सी शेप में, यहां से एक क्लस्टर बना दिया जाएगा, तो क्या कर देगा, एक जगह रुक जाएगा, सो मेक क्लस्टर फॉर्म. सो
ब्लड का फ्लो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा, सो देयर विल बी ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल फ्लो, सो उससे क्या होने वाला है, पेन। सो अगर आपके पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं किया लॉन्ग लास्टिंग के लिए, तो वो क्या करेगा, सिकल सेल क्राइसिस। रिमेंबर सिकल सेल क्राइसिस, सिकल सेल में क्या पढ़ा हमने, एक सीरियस कंडीशन है, सी शेप आरबीसी होता है आपका, और इसमें सिकल सेल क्राइसिस होता है जहां पर आपका आरबीसी ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पेशेंट को पेन होता है। ओके, पेशेंट को पेन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाम आदमी समझ में आ रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन, मतलब ये क्या है, इसका डेफिशिएंसी ऑब्वियसली। ओके, क्लियरली बोल रहा है, द abnormality of disorder of the G6PD genes, the genes are produce enzyme within the RBC that essential for membrane for the membrane of the stability। आपके इस जीन है जो G6PD जीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या करता है, वो जीन इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके एंजाइम है जो आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। सो प्रोडक्शन आरबीसी जो हमारा सेकंड कोर्स था वो यहाँ पर आता है, प्रोडक्शन आरबीसी विल बी अफेक्टेड, इसलिए आपका ये G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन एनीमिया होता है। ओके, वेरी रेयरली अकर, बट याद रखना ये जीन है, क्वेश्चन आ जाए क्या है, जीन। फिर बात करेंगे हम थैलेसीमिया। नाउ थैलेसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, थैलेसीमिया। नाउ थैलेसीमिया एक थैलेसीमिया विल बी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर इज अ ब्लड डिसऑर्डर है, बट इसको मैंने आरबीसी में कवर क्यों किया है कि आप याद रखो, बिकॉज ये भी हीमोग्लोबिन का चेंजेस करता है। ओके, बट ये क्या है, थैलेसीमिया इज अ ग्रुप ऑफ द हेरिडिटरी डिसऑर्डर associated with the deficiency of hemoglobin chain। okay, hemoglobin chain, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का प्रॉपर्ली चेन का इफेक्टिव होता है। यदि आपको जो हीमोग्लोबिन जो पढ़ा होगा आपने, उसका जो डेफिशिएंसी है वो क्या करता है, प्रॉपर्ली चेन विल बी अफेक्टेड, तो आपका जो हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली बन नहीं पाता। ओके, सो हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम क्या आती है, जो चेन है, ओके, सो विल बी नॉट प्रॉपर, हीमोग्लोबिन चेन नॉट प्रॉपर, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर होता है, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज कंडीशन पे, उस पे डिपेंड करता है। ओके, अल्फा थैलेसीमिया, ओके, बीटा थैलेसीमिया, ओके, बहुत टाइम थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया मतलब क्या है, वहां पर आपका अल्फा ग्लोबिन चेन एब्सेंट है, बीटा मतलब ऑब्वियसली बीटा ग्लोबिन चेन एब्सेंट है। तो याद रखना थैलेसीमिया इज अ ग्रुप डिसऑर्डर जहां पर आपका चेन अफेक्टेड है। ओके, तो हमने भी इस स्लाइड में क्या पढ़ा, हमने पहले बात की सिकल सेल एनीमिया में जहां आपका सी शेप आरबीसी हो जाएगा, फिर हमने बात की सिकल सेल क्राइसिस की बात की, फिर हमने हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात की, G6 पीडी जीन्स के बारे में बात की, फिर हमने यहाँ बात किया थैलेसीमिया में जहां आपका डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन चेन। ओके, उसमें दो टाइप के हैं, थैलेसीमिया अल्फा एंड थैलेसीमिया बीटा। उसमें अल्फा है बिकॉज़ अल्फा चेन डिफेक्टिव है और बीटा में बीटा चेन डिफेक्टिव है। ओके, नाउ ये हमारा हो गया एनीमिया। ओके, ये हो गया हमारा एनीमिया। सी एनीमिया बहुत से टॉपिक आ सकते हैं एग्जाम में, वेरी सिंपल टॉपिक कैन आस्क इन एग्जाम, बट याद रखना इसका मेन बेसिस क्या है, समथिंग डेफिशिएंसी। ओके, आपको सबसे मेन याद रखना पड़ेगा इसके कोजेस। कोजेस क्या आपको याद रखना पड़ेंगे, लॉस ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज डिस्टर्ब आरबीसी, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। ओके, ये हमारा हो गया एनीमिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, बात करेंगे हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर आर द ग्रुप ऑफ द कंडीशन इन विच प्रॉब्लम विच आर बॉडी ब्लड क्लॉटिंग। ओके, इन द बॉडी ब्लड क्लॉटिंग, आपका जो बॉडी का ब्लड क्लॉट प्रॉपर नहीं हो पाता। ओके, सो उसमें क्या होगा, एक डिसकंडीशन का नाम है हमारा thrombophlebitis। okay, thrombophlebitis also will be discondition। okay, and apart from it we will take important discondition DIC, DIC is very important topic। okay, क्या होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, disseminated intravascular coagulation, disseminated intravascular coagulation, it is a condition where what happen, the acetate ब्लड कोगुलेशन इज अफेक्टेड, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट जरा भी नहीं होगा, सो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगा। सो पेशेंट विद डीआईसी, सो डिसएमिनेटेड इंट्राकोगुलेशन क्या होता है कि आपका जो भी है एसिलेटेड आपका है वो क्लॉट जरा भी नहीं करता, सो क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग है, पेशेंट सीवियर ब्लीडिंग, पेशेंट विद डीआईसी, सो इज अ सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। उसके अलावा बहुत सारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, बट मैं डीआईसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, क्योंकि एक सीवियर डिसकंडीशन है। इसके कॉजेस क्या है, अगर आपको पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन समटाइम आल्सो कैन कॉज डीआईसी। सो क्या है कॉज आपका, एक तो बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिमेंबर ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हिच कैन कॉज डीआईसी। उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म वो भी एक कॉज है, दिस आल्सो कैन लीड टू प्रॉब्लम टू द पेशेंट। नेक्स्ट अब ये प्लासेंटा। ओके,
सेप्टिसिमिया, ल्यूकेमिया, पेनक्रियाटिस, इस ऑल आर डिस्क्रिमिनेशन अपार्ट फ्रॉम लीवर सिरोसिस। ये सब क्या करेंगे, आपके पेशेंट में एसिडेट ब्लड कोगुलेशन को अफेक्ट कर देंगे और कंप्लीटली आपका जो क्लोटिंग फैक्टर है वो काम करना बंद कर देगा। कंप्लीट क्लोटिंग फैक्टर, ना फैक्टर 8, फैक्टर 7, फैक्टर और आप नाम सुने होंगे। ओके, सो हमने बात किया हीमोफीलिया है, जो और सब डिस्कशन होती है ना, वो भी ऑल आर देयर। सो अब बात करेंगे आगे हीमोफीलिया की, बट इसमें क्या डीएसएम क्या होता है कि ऑल कोई फैक्टर आर अफेक्टेड। सो पेशेंट में सीवियर ब्लीडिंग होगा बिकॉज ऑफ क्या रीजन है, बीटी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उसके अलावा एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, प्लेसेंटा अब्डोमिनल प्लेसेंटा है, सेप्टिसिमिया है, ल्यूकेमिया है। ओके, नाउ इसके अलावा इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में इसका क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रीटमेंट है, बिकॉज आपको प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा, बिकॉज आपका जल्दी ब्लड लॉस हो चुका है तो आपको थेरेपी करनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट साथ में क्लोटिंग फैक्टर, जो भी क्लोटिंग फैक्टर आपका लॉस हो गया है उसको देना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई टू फाइंड आउट व्हिच क्लोटिंग फैक्टर इज लॉस, ऑन दैट बेसिस यू कैन प्लान। ओके, तो हमने क्या बात की यहाँ पर डीआईसी के अंदर, डीआईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्जाम पर्पस बिकॉज सीवियर ब्लीडिंग अकर। उसके बाद बात करेंगे हीमोफीलिया, क्या है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज आल्सो फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इज अ एक्स लिंक्ड रिसीव ब्लड। ओके, आपका एक्स लिंक्ड रिसीव ब्लड डिसऑर्डर है, आप याद रखना एक्स लिंक का अफेक्ट करता है, इसलिए पेशेंट को ये डिसऑर्डर एक्स लिंक प्रॉब्लम विल बी हैव। ओके, एंड दैट लीड टू अनेबल टू ब्लड क्लॉट। यहाँ पर आपका एक्स लिंक की वजह से क्या होने वाला है, प्रॉपर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्या है, एक्स लिंक्ड affected, X link affected, they lead to affect your blood clot. Okay, and the discrimination will be occur in the there are different type, hemophilia A, hemophilia B. Okay, hemophilia A, आपका जो hemophilia A है उसमें 8 डिफिशिएंसी होती हैं, फैक्टर 8 डिफिशिएंसी होता है, और hemophilia B में 9 डिफिशिएंसी होता है। 8 and 9 will be deficiency will be there. Okay, एंड ये दोनों में बॉयज और गर्ल्स में दोनों में कॉमनली लाइक सेम विल बी और कैरियर ग्रुप दोनों होता है। मैनेजमेंट इसका भी वही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। सो हमने क्या बात की ब्लड डिसऑर्डर के अंदर, द ग्रुप ऑफ कंडीशन इन विच देयर प्रॉब्लम इन द बॉडी ब्लड क्लॉटिंग। हमने बात की पहले डीआईसी की बात की, हमने डीआईसी बात हमने बात की, हीमोफीलिया की बात की। डीआईसी में क्या है, बिकॉज ऑफ एसिट्रेट ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर प्रॉब्लम, the entire all coagulation will be lost। फिर बात की हेमोफीलिया में क्या होता है, एक्स लिंक प्रॉब्लम होता है, सो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट विल बी टॉपिक विल बी हैव थ्रोम्बोनोग्लेटिस एंड ओब्लिगेटरस एंड बर्गर डिजीज। रिमेंबर बर्गर डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बर्गर डिजीज, अदरवाइज का शॉर्ट फॉर्म किया टीएओ, टीएओ थ्रोम्बो एंगिटाइटिस एंड ओब्लिटरेंस। ओके, थ्रोम्बो, then एंजिटाइटिस एंड obliterans. Okay, we have now TAO. TAO is very common ask in exam. What is TAO? Is acute inflammatory disorder, affect the medium and small arteries, affect the vein, lower extremity, resulting the occlusion of the vessel. Question आता है TAO will be called what? Remember, occlusion of vessel. Okay, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, और स्मोकिंग इज द मेन फैक्टर। फाइंडिंग क्या है इसके अंदर, पेशेंट के अंदर क्या होने वाला है, दे विल बी हैव सीवियरिटी इन कोल्ड, कोल्ड टाइम में पेशेंट के अंदर सीवियर सिम्टम होने वाला है। ओके, सीवियर इन द like cold weather symptom will be increased, symptom will be more, problem will be occur. Now next उसके अलावा क्या है, claudication मतलब क्या है, there will be pain in both leg. Okay, there will be pain in both leg. Okay, because of the little blood flow, this will be little blood flow की वजह से the pain will be there. Apart from severity will be occur in the cold and decrease in absence of peripheral pulses and Alzheimer's chances. Okay, so what is the TAO of Buerger disease? Okay, what is Buerger disease? Remember, TAO is a thromboangiitis and obliterans. Thromboangiitis obliterans, remember, it's an important name. Okay, because हमने बहुत कम पढ़ते हैं, so we don't remember. Then is the acute inflammatory disease condition which affect a medium or small artery or vein, they will be have a occlusion. Most commonly अक्सर किसमें होता है, स्मोकिंग में होता है। और क्या होता है, claudication. What is claudication? Claudication means there will be a pain in the leg or
commonly affected in leg, in any part of the body will be affected because of the occlusion. CVT कब होती है? कोल्ड के अंदर, and decrease or absence of the peripheral pulses and a chance of ulceration. Now इसलिए occlusion होगा तो क्या देंगे हम? Vasodilator, will give vasodilators. Okay, then analgesic for pain and anticoagulant also required to give the patient to prevent the bleeding. Okay, prevention of bleeding we can need to give this thing. Okay, so हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? TOA के अंदर TO will be there. Okay, is a cause occlusion of the vessels, smoker can lose calcifications. Okay, certain cold, decrease in absence of the peripheral forces and ulceration. In drug we need to give vasodilator and analgesic for the calcification and anticoagulant required to give to prevent bleeding. Okay, to prevent bleeding. Okay, next we'll discuss about the blood transfusion. Blood transfusion. Now, what is blood means? First thing, an adult human has a 4 to 6 liter blood. See, we cannot say कि हर इंसान में कितना ब्लड है, but we can understand कि 4 to 6 liter blood हर पेशेंट में अलग से अलग होता है. हर every human being है different blood. But 4 to 6 liter एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन 5 लीटर तो 5 लीटर को पहले प्रायोरिटी टिक करना. Okay, depend on the body mass index उसके हिसाब से रहेगा. But 4 to 6 liter blood we have. Among other things in the blood transportation, ऑक्सीजन वेरियस पार्ट इन द बॉडी. अगर आपके बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा O2 की, उसके अलावा बहुत से पार्ट्स काम भी नहीं कर पाएगा. ब्लड किससे बना होता है? देयर विल बी सेवरल टाइप ऑफ द सेल थिंग, बट विल बी हैव होल ब्लड. उसके अंदर प्लाज्मा होता है. ओके, उसके अंदर क्या होता है? द अदर सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सेल्स ऑल विल बी हैव. ओके, सो हमारे ब्लड के कंपोनेंट हो गए. ओके, सो द अबाउट ब्लड. नाउ प्लाज्मा कितना होता है? 55%. ओके, उसमें क्या होता है? एल्बुमिन होता है, ग्लोबिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है. एल्बुमिन का फंक्शन क्या है? विल बी मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर. हमने बात की थी फ्लूइड टेस्ट के अंदर. ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर. ना ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिकॉज़ ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड विल बी नॉट मूविंग हियर एंड देयर. फ्लूइड विल बी नॉट मूविंग हियर एंड देयर. फॉर दैट वी रिक्वायर ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कौन करता है? वाई और बॉडी. उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? दे विल बी ऑन रिमेंबर वी डिस्कस अबाउट थिंग कि ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विल बी मेंटेन योर मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड. मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विल मेंटेन बाय ऑस्मोटिक फ्लूइड. अगर ऑस्मोटिक मेंबर आपका ऑस्मोटिक प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंशन करता है? फ्लूइड का नाम क्या है? सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, हम बात की थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अगर आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होगा. रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो एल्बुमिन का रिस्पांसिबल क्या है? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट बात की हमने ग्लोबिन. ग्लोबिन क्या है? इज अ इम्यूनोग्लोबिन, एक्ट टू कैरियर प्रोटीन एज अ विटामिन हार्मोन. और ये हमारे जो प्रोटीन और विटामिन को कैरी करने के लिए काम आता है. देन फाइब्रिनोजन इज अ इंपॉर्टेंट टू मेक फाइब्रिन व्हिच कन्वर्ट इन द फ्रेम ऑफ ब्लड क्लॉट. ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमको फाइब्रिनोजन चाहिए. ओके, उसको हम प्लेटलेट बोलते हैं. ओके, याद रखना एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन आर द मेन कंपोनेंट्स. हम एक बात करेंगे व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग इन द ब्लड. विल डिस्कस वन बाय वन नाउ. फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे होल ब्लड. होल ब्लड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज अ अनसेपरेटेड. It is a unseparated containing of anticoagulant preserved solution. Okay, होल ब्लड क्या होता है? पेशेंट ने जो ब्लड निकाला उस ब्लड को हमने बिना सेपरेट किए एक एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया. हमने क्या किया? पेशेंट के ब्लड को एक एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व किया. उसको बोलेंगे हम होल ब्लड. नाउ हमने बात की प्रिजर्व की, तो स्टोरेज के लिए क्या है? हमको 2 डिग्री टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड में ब्लड बैंक की रेफ्रिजरेटर रखना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच टेम्परेचर रिक्वायर्ड. रिमेंबर 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर होल ब्लड. ओके, हमने नेक्स्ट बात करेंगे हम पेक्ड आरबीसी. आरबीसी आर सेल दैट आर द स्पून डाउन एंड आर कंसंट्रेट. एक 1 यूनिट आरबीसी कितना होता है? रिमेंबर 333 ml. 333 ml. ओके, इसको चॉइस करते हैं सलाइन, एडेनिक, ग्लूकोज, मिनरल सॉल्यूशन.
क्या नाम है, सलाइन एडेनिक ग्लूकोज मिड सॉल्यूशन, और इसके लिए क्या टेम्परेचर आता है 2 to 6 डिग्री, एंड दिस कैन बी स्टोर फॉर ओनली 5 वीक. ओके, दिस कैन बी स्टोर फॉर 5 वीक. ओके, रिमेंबर. सो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि हाउ मेनी डेज विल बी प्रिजर्व RBC. So remember how many days we can reserve RBC for only 5 weeks. Only 5 weeks we can preserve RBC. Okay. Then what about whole blood? Whole blood can be preserved for 42 days. ये कितने रह सकते हैं, 42 days तक इसको हम रख सकते हैं. ओके, और एम्बुलेंस में आरबीसी होल ब्लड में आरबीसी लग किया तो उसको ओनली 5 वीक तक अंदर रख पाएंगे. मतलब कितना हो गया 5 वीक आपका, अराउंड मोर देन 35 will be more than will be have 30 around 14 days will be same will be nearby. Okay, but remember here what will be 2 to 6 temperature will be required. Okay, and we require saline adrenogen glucose mineral required. Okay, we require saline adrenogen glucose we require. So question is how many we can put this thing, how many weekend days we can have this thing RBC. So remember will be 5 weeks and whole will be 42 days, and for 5 weeks how many days will be here, 35 days will be there for RBC. So remember days आ जाए याद रखना 35 days. नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इज अ रिच कोगुलेशन फैक्टर एंड सेपरेट फ्रॉम ब्लड. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमने बात किया ना ब्लड डिसऑर्डर की बात की थी, तो अगर हम बात करें कि फ्रेश प्लाज्मा फ्रोजन प्लाज्मा वो क्या है, एक कोगुलेशन फैक्टर है, तो उसको हम स्टोर करेंगे अलग से, बट उसके लिए टेम्परेचर क्या है, temperature is very danger, -40 to -50 degree, और you can preserve for 2 years. now देखो पहले आपने बात की थी यहाँ पर 42 डेज के लिए, फिर बात की आपने 35 डेज के लिए. अगर हमने एक ब्लड को रखा तो उनमें 42 डेज का एक्सपायर हो जाएगा, बट उसके बाद हमने लोटिंग मीटर निकाल दिए और प्रॉपर में रख दिया, कितना 2 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, 2 ईयर तक वी कैन प्रिजर्व. नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, अपुल्ड, देन बात करेंगे हम प्लेटलेट. इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अपुल्ड प्लेटलेट कैसे विल बी हैव 250 to 109 सेल, आपका साइज है उतना, यू स्टोर इन द स्पेसिफिक एग्रीगेटर यूज करना पड़ेगा, और स्टोर ओनली 5 डेज, ओनली 5 डेज. सबसे कम आपका स्टोर किसका होता है, प्लेटलेट का. मतलब याद रखना 5 डेज ओनली. देन बात करेंगे पीपल्स ट्राइपोपेप्टाइड विल बी, इसमें क्या है, विल बी स्टोर ओनली -32 to -degree सेंटीग्रेड for 2 years. तो जो भी आपका टेम्परेचर लो होता है, you can preserve for 2 years. So एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर क्वेश्चन में ज्यादा आता है कि टेम्परेचर कितना रहेगा, कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो. क्या करना, होल ब्लड विल बी 42 days, RBC will be to 5 weeks or 35 days, fresh plasma for 2 years, -40 to -50, platelet will be 5 days, then glycopeptide will be -2 to -30 degree and will be for 2 years. Okay, तो ये हमारा हो गया RBC ब्लड कंपाउंड के बारे में. हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुप मेनली 2 एंटीजन ग्रुप भी है, ABO एंड RH सिस्टम. ओके, ABO एंड RH सिस्टम. नाउ ABO RH सिस्टम क्या होता है, ब्लड ग्रुप, ब्लड A B then AB then O. Mainly 4 type of the blood will be have, A B AB and ABO. उसके बाद आ जाएगा RS सिस्टम, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव will be there, so will be RS system. So we can say we normally have a 8 type of blood. How much type will be have, 8 type of the blood it will be there in our patient. So will be have 2 group, ABO system and RS system will be there. The group O contain no antigen. आपके ग्रुप O, इसका नाम पहले 0 था, बट बाय मिस्टेकली O प्रोनाउंस किया इसको, तो बिकॉज नो एंटीजन तो 0, बट इसको O बोल दिया, इसको O बोलते हैं. नो एंटीजन विल बी देयर, सो विल बी बोलते हैं O. एंड दिस अ प्रॉक रिएक्शन, एंड दिस विल बी हैव, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रोश. ओके, एम्ब्रोश के लिए इसको बोलते हैं, एम्ब्रोश विल बी देयर, एम्ब्रोश विल बी देयर. सो आगे समझ आ जाए, व्हाट इज एम्ब्रोश, नो रिएक्शन विल बी हैव.
O नेगेटिव ब्लड विल बी यूनिवर्सल डोनर, ओके, ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये हर किसी का ब्लड ले सकता है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ। सी हियर वी डिस्कस डिफरेंट ग्रुप। O नेगेटिव मतलब क्या है, नहीं तो एंटीजन है, नहीं आपका RA सिस्टम है, तो क्या होगा, ये ब्लड आपके ना उसमें ना एक एंटीजन है तो ऑब्वियसली O को दे पाएगा, A को भी दे पाएगा, B को भी दे पाएगा और AB को भी दे पाएगा। उसके अलावा ना पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब R स्टम भी नहीं है इसके अंदर, तो वो पॉजिटिव को दे पाएगा, नेगेटिव दे पाएगा, तो सबको दे पाएगा। ओके, तो उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल डोनर। ओके, एंड वी आर वेरी पुअर विल विद दिस थिंग, बहुत लोग कम ही इससे डोनर होते हैं। देन AB नेगेटिव क्या है, सॉरी AB पॉजिटिव क्या है, मतलब इसके अंदर A ब्लड ग्रुप भी है, B भी है और पॉजिटिव भी है, तो ये सब ब्लड ले सकता है। अगर O मतलब नो एंटीजन, वो भी ले पाएगा, प्लस है तो भी ले पाएगा, माइनस तो भी ले पाएगा, ए है तो भी ले पाएगा, बी तो लेगा। सो इस मतलब क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो याद रखना AB पॉजिटिव इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। ओके, से हमने बात किया ब्लड ग्रुप्स। नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस टॉपिक इज RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए कि if patient have a blood transfusion and patient have a reaction with blood transfusion, so what he will do first, remember, stop blood transfusion। कुछ भी आ जाए, फीवर हो, कुछ सिम्टम दिखे, any symptom which will be significant कि पेशेंट को ब्लड देने से रिएक्शन हुआ है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या आएगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। क्वेश्चन में आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, while giving blood transfusion patient have any reaction, so what is the first step, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद में बाकी सब चीजें होंगी, इन्फॉर्म डॉक्टर या फिर मोटिवेटर साइंस जो भी करना बाद में होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट बात करेंगे हम रूमेटिक हार्ट डिजीज, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पर्पस में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन घूम फिर के इसमें आता है। ओके, रूमेटिक हार्ट डिजीज इज अ कंडीशन इन विच परमानेंट डैमेज ऑफ द हार्ट वॉल इट कॉज्ड बाय रूमेटिक फीवर। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें क्या होता है, आपका एक रूमेटिक फीवर की वजह से आपके बॉडी में परमानेंट, पेशेंट के बॉडी के अंदर परमानेंट क्या होगा, हार्ट वॉल डैमेज। आप पेशेंट की जो हार्ट वॉल बात की थी हमने, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, एटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल, ऑल वॉल, एनी वॉल, हैव चांसेस ऑफ परमानेंट डैमेज। क्वेश्चन आ जाए, व्हिच इज दिस कंडीशन कैन कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ हार्ट वॉल, रिमेंबर रूमेटिक हार्ट डिजीज। उसके बारे में बात भी की थी, हार्ट वॉल डैमेज क्या भी होता है, एक इन्फ्लेमेशन भी होता है। ओके, तो वो परमानेंट नहीं होता, कैन बी रिवर्सिबल। ओके, देन क्या होता है, बिकॉज ऑफ रूमेटिक फीवर कैन डैमेज योर हार्ट वॉल। रिमेंबर, याद करना, डैमेज क्यों होता है, बिकॉज रूमेटिक फीवर। स्टार्टिंग में क्या होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज। जब आपका रूमेटिक फीवर होगा तो इनिशियल स्टेज में क्या होना रहता है, स्केलेट बनता है, स्केलेट में क्या होता है, स्केलेटल फीवर बोलते हैं इसको, एकदम स्केलेटल फीवर। इसमें क्या होने वाला है, पेशेंट को फीवर आता है, पेशेंट को रेड्स होते हैं एंड स्ट्रॉबेरी टंग। ओके, क्वेश्चन आता है, in RSD patient in initial stage what will be happen, remember skeletal fever। okay, skeletal fever में क्या होता है, patient have fever, red rashes means pastille lining will be in the entire skin, strawberry tongue मतलब आपका स्ट्रॉबेरी जैसा टंग हो जाएगा, पूरा पिंकिश टंग हो जाएगा। तो ये मेन 3 सिम्टम याद रखना, समझ में आ सकता है, which are the main 3 initial symptom in the rheumatic fever। okay, देन बाद में अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, then will convert to the RSD। okay, तो ये मान हो गया RSD। बाद में बात की हमने, will be having permanent damage to the heart wall। then what is the cause, only one cause, very danger। okay, autoimmune, सबसे बड़ी बात क्या है, इसका autoimmune disorder है, और एक ही है, ग्रुप A बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखना, ग्रुप A बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पेशेंट के अंदर RSD करता है। अनट्रीटेड infection that throat और upper respiratory infection can lead to within 7 to 35 days में क्या हो जाएगा, RSD करेगा। अगर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, सी हमने बात की थी यहाँ पर ओनली एक कोज की, ग्रुप ए हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, बट उसके अलावा भी अगर आपने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पेशेंट को अपर और थ्रोट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन है, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो भी क्या कर सकता है, आपके रूमेटिक हार्ट डिजीज। बिकॉज हमने डिस्कशन पढ़ी थी इन पेरिकार्डाइटिस
they will be lead to this thing. So will be same, will be discussing here, but इसका main RSD cause क्या है? ग्रुप A बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकस। हम बात करेंगे पैथोलॉजी के अंदर। सी हियर आई मेड पैथोलॉजी इंटेंशनली बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग समझ जाओ। फेरिंजाइटिस विद द ग्रुप A बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकस से क्या होने वाला है? दिस इन्फेक्शन विल बी अटैच विद एपिथेलियल सेल, मतलब आपके अपर ट्रैक में जाके इन्फेक्शन करेगा, विल कॉज थ्रोट इन्फेक्शन। मतलब क्या करेगा उसके बाद? वो करेगा स्केलेटल फीवर। क्या होने वाला है? स्केलेटल फीवर क्या होने वाला है? पेशेंट को फीवर होने वाला है, रेड कलर स्किन एंड स्ट्रॉबेरी टंग, ये 3 इंडिकेशन होने वाले हैं। उसके बाद भी मैं ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल, हमारा जो बैक्टीरियल सेल होता है, जो इसका हम बात की स्ट्रेप्टोकोकस की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एम प्रोटीन जैसा। तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पांस चालू कर देगी। हमारी बैक्टीरियल सेल कैसा होता है? एम प्रोटीन जैसा। मतलब क्या करेगा? सिंपल थिंग, एक्सप्लेन वंस अगेन हियर। सी because of this condition they will be have an infection, they develop fever, now body is responding because of antigen आ गया बॉडी में, तो बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाएगा तो एंटीबॉडी बनाने टाइम में क्या करेगा? ये क्या बनाएगा? एंटीबॉडी एम प्रोटीन के अगेंस्ट बनाएगा। एम प्रोटीन के अगेंस्ट बनाएगा क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो एम प्रोटीन जैसा ही है। ओके, तो उसके से इम्यून रिस्पांस करेंगे, वो 2 एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे। क्या करेगा? हमने बात किया बैक्टीरिया का भी कैसा स्ट्रक्चर कैसा है? एम प्रोटीन जैसा है। इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है? राउंड करें एम प्रोटीन जैसा है तो इसका स्ट्रक्चर भी राउंड ही है। ओके, तो ये बैक्टीरिया के सेल जाकर मारेगा, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मायोसिन प्रोटीन, जो कहाँ होता है? हार्ट मसल के अंदर। तो बिकॉज ऑफ सेम स्ट्रक्चर के वजह से होता है। ओके, आपके पेशेंट के अंदर आरएसडी का रीजन क्या है? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर और मायोसिन प्रोटीन जो हमारे हार्ट मसल में होता है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। उसकी वजह से आपके पेशेंट के अंदर ये जाके डैमेज करता है। ओके, बिकॉज ऑफ सी यहाँ पर हमने बात की पेशेंट के अंदर कि पेशेंट को ग्रुप ए बीटा हेमोरेटिक स्टेटस होता है, तो वो इंजरी करता है और बैक्टीरिया है, तो अपनी बैक्टीरिया वजह से क्या करता है? बॉडी इसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, बट बॉडी के पास जो है वो मारने के लिए इसका क्या है? कुछ सेल को माना जाता है, सेल वॉल को। उसका सेल वॉल और जो अपने हार्ट मसल का मायोसिन है उसका सेल वॉल दोनों सेम होते हैं, तो एंटीबॉडी को ये पता नहीं किसको मारना है, सो वो दोनों को मारता है। उसकी वजह से आरएसडी होता है। दे लीड टू सेलुलर डैमेज, दे लीड टू साइटोटॉक्सिक हाइपर रिएक्शन एंड प्रोड्यूस एस्कॉप बॉडी। सी आई मेंशन हियर एस्कॉप बॉडी इंटेंशनली बिकॉज़ एस्कॉप बॉडी एग्जाम में आता है। एस्कॉप बॉडी क्या है? एस्कॉप बॉडी कहां पर यूज करते हैं? आरएसडी। ओके, एस्कॉप बॉडी नॉर्मल कितना होता है? विल बी लेस देन 400, ज्यादा आ गया मोर देन 200 समझ जाओ। पेशेंट के अंदर आरएसडी है 200, सेम थिंग है कोलेस्ट्रॉल, जितना कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 200, सेम थिंग याद रखना अपना एस्कॉप बॉडी एंड इन्फ्लेमेशन एंड आरएसडी। वंस आई रिपीट व्हाट इज आरएसडी। आरएसडी क्या है? एक इंफेक्शन है व्हिच विल बी अफेक्ट द परमानेंट डैमेज ऑफ हार्ट वॉल बिकॉज़ ऑफ रूमेटिक फीवर। उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है? इनिशियल स्टेज में इसके अंदर फीवर होता है, देयर विल बी अ 3 थिंग, फीवर, रेड रेशन, स्ट्रॉबेरी टंग, एंड आफ्टर देयर विल बी अ आरएसडी। Only one cause, group A beta hemolytic streptococcus, and sometimes streptococcal infection also can do. And because of this viral pathology क्या है? Because of this infection will be first will be affect upper respiratory infection and then lead to affect your bacteria. Bacteria का जो सेल वॉल है और आपकी बॉडी में जो हार्ट मसल का मायोसिन का सेल वॉल है दोनों सेम है, उसकी वजह से बॉडी जाके उसको मारने का ट्राई करता है और बिकॉज दिस थिंग बॉडी में एस्कॉप बॉडी बनता है। सो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, हाउ एज अ physician or how we know patient have a RSD? So escop body produce, escop body produce. So how we know this thing? Patient of escop body will be there. So here we can say will be more than 200. तो हम बात करेंगे साइनस सिम्टम में। साइनस पेशेंट में क्या होने वाला है? आर्थलेजिया, आर्थलेजिया, जॉइंट पेन, increased temperature and most of time increased temperature in evening time. Okay, because mild temperature will spike कब होता है? लेट आफ्टरनून में होता है। So पेशेंट का जो फीवर है वो इवनिंग टाइम में बढ़ जाएगा, विल बी हैव मोर फीवर इन इवनिंग टाइम। सो रिमेंबर, सो सिम्टम आ जाए कि वन पेशेंट हु हैव मोर इवनिंग टाइम, रिमेंबर क्या है? आरएसडी होने के चांसेस हैं। ओके, सो हमने बात किया आरएसडी के अंदर सिम्टम आर्थलेजिया, फीवर। इन्वेस्टिगेटर क्या है? एस्कॉप बॉडी एंड जोन्स क्राइटेरिया हमने बात करेंगे आगे। ओके, नाउ हमने अभी तक बात किया, क्या बात किया? पेशेंट के अंदर पेशेंट हैव RSD symptom, arthlesia, fever is the main, two symptom will be have,
Apart from that, we go for Jones criteria. Now, and Escobar की बात कर लिए हमने 200 से ज्यादा होगा, so will be significant patient have a RHD chances. Now, what is Jones criteria? Jones, Jones, joint elongament. O look means आपका जो heart है will be O shape, means myocarditis will be chances. Nodule present, erythema and chorea. Syndrome is chorea. Chorea एक आपका neuro disorder है. Okay, is a neuro disorder will be have. So all thing will be present in the patient. J is joint pain, heart will be O shape, nodule, erythema and will be have chorea. Okay, ये आपका मेजर क्राइटेरिया है जहां पर पेशेंट के सिम्टम ज्यादा डेंजर हैं. ओके, भैया ज्यादा सिम्टम डेंजर है. माइनर में क्या होने वाला है? देयर विल बी अ सीआरपी इंक्रीज मींस इन्फेक्शन चांसेस, आर्थेल्जिया, fever, Elliott ESR, then prolonged PR intervals will be having something amnemesis and leukocytosis. So इसका क्या है? KE PAL will be the short form. Okay, याद रखना. जोन्स यहाँ पर क्या है? KF PAL will be the short form for that. KF PAL is the short form. So जोन्स क्राइटेरिया क्या है? जोन्स और जोन्स क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया क्या है? जोन्स. माइनर क्या क्राइटेरिया क्या है? KF PAL means इनकी CRP. Okay, then arthralgia, joint pain, fever. Okay, ESR and prolonged PR interval. मतलब PR interval prolonged मतलब क्या है? पेशेंट के एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाने को टाइम लग रहा है. एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाने को टाइम लग रहा है. समथिंग प्रॉब्लम विद द हार्ट वॉल. ओके, बिकॉज़ हार्ट वॉल प्रॉपर नहीं तभी ब्लड नहीं जा रहा है, तो विल बी अ रीजन. ओके, देन उसके अलावा क्या है? देयर विल बी हैव एनामेसिस रूमेटोइडिस. मतलब क्या है? समथिंग with the affected the reaction of the patient have a like rheumatic fever. Then leukocytosis, the bed of the leukos. Okay, bed of the leukocytosis will be have. Then how diagnose? We'll take throat culture. Okay, and we'll see if all it is present. And what is the criteria? अगर दो criteria present आ रहे हैं, तो we'll go for this thing and we'll find out. See, exam में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आने वाला है. What is Jones criteria? ना Jones meaning of that. And minor का criteria आपका ये है. Now, what are drug we can give? Drug obviously हमने बात की थी. ऑटोमेटिक है तो हम इम्यूनोसप्रेसिव मींस कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग देंगे. ओके, इम्यूनो ड्रग देंगे. ओके, जो ड्रग का नाम क्या है? बेंजाइथिलीन बिनिंग पेनिसिलिन. बेंजाइथिलीन बिनिंग पेनिसिलिन ड्रग नेम विल बी हियर. उसके अलावा पेशेंट को पेन के लिए हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन अलोंग विद मसाज. नर्सिंग में क्या आता है? द पेशेंट हैव आरएचडी, पेशेंट हैव रूमेटिक हार्ट डिजीज, and patient have a joint pain. So as a nurse point of view, what will give? Hot and cold application and massage will be there. Okay, so this is about the RHD. So हमने RHD में ये बात किया. Jones criteria is very important thing and Escobar is very important thing. Then now we'll discuss certain terminology. Certain terminology a very important thing. उससे बात करेंगे हम cardiac temperament. Cardiac temperament क्या है? So cardiac temperament is an emergency situation characterized by accumulation of the fluid blood in the pericardium that prevent adequate ventricular filling. क्या करता है कार्डियक टेम्पोनेंट? आपके जो पेरिकार्डियम में क्या करेगा? एक लेयर आपकी हार्ट की जहां पर जाके आपका फ्लूइड ब्लड है जो भी है जाके एक्यूमुलेट कर देगा. सो क्या करेगा? वो हार्ट को प्रॉपर्ली पंपिंग नहीं करने देगा. याद रखना, व्हाट इज कार्डियक टेम्पोनेंट? इज अ emergency condition where in pericardium accumulation of the fluid or blood will be there. Then thrombophlebitis. Phlebitis is inflammation. Okay, so inflammation of the vessel wall of the vein is called thrombophlebitis and formation of the clot. Okay, remember the two things we'll discuss. Cardiac tamponade is will be have a fluid collection in pericardium, and thrombophlebitis means a inflammation of the vessel and with the formation of the clot. Then हम बात करेंगे certain drug, because कभी कभी कार्डियक के अंदर ड्रग भी आती हैं. So हम बात करेंगे एट्रोपिन सल्फेट. एट्रोपिन सल्फेट क्या है? ब्लॉक वेगल स्टिमुलेशन and SN node in the heart rate, thus increasing heart rate. Now any patient who have a problem with SN node, जहां आपका SN node प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे हमको एट्रोपिन सल्फेट ड्रग देनी पड़ेगी
जो आपके हार्ट रेट को प्रॉपर करेगा, बिकॉज एट्रोपिक सल्फेट क्या है, मेन एथेनॉल आपका क्या है, मेन पार्ट है, मेन एरिया है जो आपकी बॉडी में सप्लाई करेगा कंडक्ट सिस्टम को। ओके, तो आपका एथेनॉल प्रॉपर नहीं है तो सारा बॉडी का पार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हिपेरिन सोडियम is a block conversion is a prothrombin to the thrombin and fibrinogen and to fibrine and extend to the immediate, मतलब अगर पेशेंट को कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, ओके, सो हिपेरिन सोडियम ड्रग कैन बी गिव बिकॉज़ फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स will transform plasminogen to plasma and will be affect to the fibrinogen to fibrine। so most of the time हमने बात की थी कहां पर, एमआई के अंदर thrombolytic therapy, streptokinase, urokinase in 80 place, okay, will be drug will be used। now क्या होगा पेशेंट के अंदर मायोकार्ड इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या हो गया है, जो आपकी आर्टरी में ऑलरेडी क्लोट हो चुका है, मींस थ्रोम्बस हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम थ्रोम्बस नहीं होने के लिए आप एस्पिरिन दे दोगे, बट प्रेजेंटली थ्रोम्बस को निकालने के लिए आपको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देनी पड़ी जो इस थ्रोम्बस को निकाले, तो आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस है या यूरेकाइनेस है, दिस ड्रग नीड टू गिव। अभी स्ट्रेप्टोकाइनेस का क्राइटेरिया क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस ड्रग कैन नॉट गिव एवरीवन, विल बी हैव सम क्राइटेरिया कि पेशेंट विल बी नॉट हैव अ पास्ट 6 मंथ हिस्ट्री ऑफ द सर्जरी। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि स्ट्रेप्टोकाइनेस कैन नॉट गिवन टू पेशेंट who will not have a past history of surgical history, मतलब पास पहले 6 महीने में कोई भी इसका सर्जिकल हिस्ट्री नहीं हो, पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं हो, ओके, एंड पेशेंट आर नॉट हैव एनी रिएक्शन दिस थिंग, ये कुछ क्राइटेरिया देने के बाद इसको दे पाएंगे। क्या करेंगे हम, व्हाट इज अ ड्रग स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसका डोज क्या है 15 लाख आईयू, 15 लाख आईयू ड्रग विल बी हैव, एक एनएस के अंदर 100 ml एनएस के अंदर विल गिव दिस ड्रग फॉर 30 minutes, 30 minutes का ड्रग देंगे, will give this drug 59 unit with a NS with a 30 minute with IV form, and while giving drug every 5 minutes need to check vital signs। okay, तो आप क्वेश्चन में आ जाए while giving thrombolytic drug what is the important nurse responsibility, remember monitor the vital signs, अगर vital signs monitor नहीं किया तो have a more problem। तो हमने ड्रग बात की एट्रोपिक सल्फेट, सोडियम एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी एंजिनल ड्रग, जो हमने पहले बात कर ली है, डायलेट द पेरिफेरल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, स्मॉलर वेसल व्हिच आर डिक्रीज कार्डियक प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन, मींस कौन सी ड्रग, एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, ओनली वन ड्रग व्हिच विल बी हैव व्हाइट शेप हार्ट कलर ड्रग, स्टार्टिंग डोज विल बी 0, मतलब 0 देंगे, वी कैन गिव 3 dose 0, 5, then 15, 0, 5 and 15, okay, and give the sublingually because this lead to the vasodilator, okay, anti-anginal drug। then बात करेंगे हम cardiac glycosides, it increase the force of the myocardial contraction, उसका अदर नाम क्या है, positive inotropic effect, okay, and decrease the rate of conduction while increasing the रिफ्रैक्टिव पीरियड एवी नोड्स, ओके, जब आपकी बॉडी में एसिनोड प्रॉपर नहीं है तो एट्रोपिक सल्फेट देंगे, बट प्रॉब्लम एवी नोड में आ रही है, क्या होगा, हमको एक आइनोट्रोपिक ड्रग देनी पड़ेगी, तो क्या करेगा, ये आपकी बॉडी के फोर्स जो पावर है हार्ट का पंपिंग का उसको बढ़ा देगा, बट आपका जो रेट है उसको कम करेगा, डिक्रीज द कंडक्शन। सो ड्रग का एग्जांपल क्या है, डिजॉक्सिन, ओके, ड्रग नेम क्या है, डिजॉक्सिन द बेस्ट एग्जांपल, व्हाट इज ड्रग नेम, डिजॉक्सिन इज अ best example for that। cardiac drug will be have, it increase the force of myocontraction without increasing heart rate। ठीक है, आपका हार्ट रेट बम बढ़ रहा है तो क्या होगा, हार्ट का लोड बढ़ जाएगा। ये ड्रग क्या करता है, हार्ट के लोड को नहीं बढ़ाता, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटेलिजेंट ड्रग, आपके हार्ट के पावर को अफेक्ट नहीं करता, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब फोर्स को बढ़ाता है, आपके हार्ट को क्या करता है, क्या बोलता है, डायरेक्ट कर दो, आर्टिक वॉल को बोलता है डायरेक्ट कर दो एंड ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली करो, बट हार्ट के पावर काम को नहीं बढ़ाएगा, तो काम नहीं बढ़ेगा तो हार्ट ज्यादा थकेगा नहीं, सो विल बी नॉट हैव अ मोर इम्बैलेंस बिटवीन ऑटो सप्लाई एंड डिमांड। ओके, सो हमने ड्रग के बारे में बात किया, अभी ड्रग विल डिस्कस। फर्स्ट बात की हमने एट्रोपिक सल्फेट की बात की, ओके, विल बी यूज्ड इन एसिनोड प्रॉब्लम टाइम पे यूज करते हैं, हिपेरिन सोडियम विल बी हैव ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ द ब्लीडिंग टाइम पे, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स व्हिच विल बी यूज्ड फॉर एमआई पेशेंट, फिर बात की एंजाइना और द एमआई पेशेंट, एंड कार्डियक ड्रग विल बी यूज्ड फॉर सीसीएफ पेशेंट,
ओके, सो हमने बात किया कार्डियक सिस्टम के बारे में. हम बात करेंगे सर्टेन क्वेश्चंस. ओके, देयर आर सम क्वेश्चन विल बी asked in exam. How will ask question exam? I will tell you. Which of the following drugs infused fast? Which of the following drugs infused fast? Okay, इसमें कौन सी ड्रग है जो पेशेंट को फास्ट इन्फ्यूज कर पाओगे? एमाइनोफाइलिन, मेनिटॉल, डोपामिन, पोटेशियम क्लोराइड. Aminophylline obviously we cannot give because will be a patient will be have will give fast, so will be have follow with the bronchos. Okay, so we not give. Dopamine also will be affect your heart rate, and potassium chloride also will give more potassium. Patient have cardiac problem. We can give only Menitol. The drug will be Menitol can be infused very fast. Okay, will be used in head injury patient, but can ask question. Now normal CP कितना होता है? 4 to 10 है ना? 4 to 10. Say you get confusing word. Asking question here will be important thing. Next, the chest pain resulting from inadequate blood supply to the myocardium. Chest pain है और inadequate blood supply to myocardium. तो chest pain मतलब angina pectoris. बात की थी ना, angina pectoris का दूसरा नाम क्या है? chest pain. तो MI तो है ही नहीं. फिर आता necrosis and chest pain. सो हम बात करते हैं MI की. ओके, यहाँ पर क्या होगा? angina pectoris राइट आंसर. Now what is arthrosclerosis? Arteriosclerosis ये आर्थ्रोसिस ऑफ प्लेक फॉर्मेशन. हाँ, ये कोस करते हैं. आर्थ्रोस क्या करेगा? एंजाइना पेक्टोरिस करेगा, बट उसको हम चेस्ट पेन नहीं बोलेंगे, इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस नहीं बोलेंगे. तो क्वेश्चन क्या आपका है? द चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम कॉल्ड एज एमआई, एंजाइना पेक्टोरिस, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. तो एमआई तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि नेक्रोसिस तो हुआ नहीं है. एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांस, एंजाइना पेक्टोरिस भी आंसर विल बी है. आर्थ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन, प्लेक फॉर्मेशन लिखा ही नहीं है यहाँ पर. ये पूछा होता which are the factor which can cause chest pain, so this two can answer be right. but हमने क्या बोला? cold. क्या मीनिंग इसका? मीनिंग क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पेशेंट हैव हार्ट फेलियर. थिंक which are the drug of choice when patient have हार्ट फेलियर. कौन सी ड्रग पेशेंट को दोगे जब हार्ट फेलियर पे है? प्रोपेनोलॉल मतलब लॉल मतलब बीटा ब्लॉकर्स, लेसिक्स लूप डायरेटिक, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, डिजॉक्सिन आइनोट्रोपिक्स. so think which drug will give patient के अंदर हार्ट फेल है. so obviously propanol will not give, will give the not important drug is used for preventing as per hypertension, Lasix for remove the fluid, heparin heparin तो ऑप्शन ही नहीं है. the three will be confused here. propanol दे सकते हैं, इसे दे सकते हैं, पर प्रायोरिटी क्या आपका? डिजॉक्सिन. हमने बात की कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की. क्या करेगा ये? आपके पेशेंट के आउटपुट को बढ़ाएगा, इंक्रीज योर कार्डियक आउटपुट and decrease your heart rate. So question में आ जाए, if while giving patient have a heart rate less than 60, so we can give digoxin? No, because digoxin क्या करेगा? heart rate को और कम करेगा. so याद रखना, digoxin is an important drug which will be used for CCF patient, but will be increase cardiac output because आपका force of the contraction बढ़ाएगा, but आपके cardiac के pumping को नहीं बढ़ाएगा. okay, next, the amount of blood eject from the ventricle with each contraction. amount of blood which eject from the ventricle from each contraction क्या बोलते हैं उसको? कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, कार्डियक वॉल्यूम बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, या कार्डियक कैपेसिटी बोलते हैं. थिंक. ओके, इसका आंसर क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम. जितना ब्लड इजेक्ट, how blood will be eject from your body, eject from the heart ventricle will be cardiac output is not there, will be आपका इसको बोलेंगे हम stroke volume. stroke will be the answer of that. then abnormal heart rhythm, ये हमने बात की टर्मिनोलॉजी के अंदर. इसी टर्मिनोलॉजी के अंदर abnormal rhythm क्या है? डिसरिथमिया है, टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, या पैराऑक्सीमल नॉक्चुअल डिस्पनिया है. तो एक तो बात हो गया, पैराऑक्सीमल नॉक्चुअल नहीं है, टैकीकार्डिया भी नहीं है, और ब्रेडिकार्डिया भी नहीं है, डिसरिथमिया because abnormal heart rhythm. okay, so this is about what we discuss about cardiovascular system. so in exam they ask question very in different manner. so about cardiac system. now we'll continue with the respiratory system. we'll take next topic is a respiratory system in this same lecture. I hope you clear about this thing.
In exam, they ask question how to remember this. How they ask make question will be in the test form. What is the meaning of this? What is the meaning of this? You should understand and clear the terminology and read question properly twice and then give answer. Now we'll reading next thing. Disorder of the respiratory system. Disorder of the respiratory system. Now first we'll discuss anatomy and physiology of the respiratory. We'll take breathe from nose to the trachea to the. Will be go to the bronchi, bronchi to the bronchus, bronchi will be here, all will be here, bronchioles will be here. Okay, so will be researched, will be anatomy structure. Okay, and you can see there will be nasal passage, mouth, epiglottis, trachea, pulmonary vein, left bronchus, left upper lobe, all things we'll discuss. We remember this thing for the anatomy. I'm not going more detail because you already know anatomy of the respiratory system. Now structure. I'm giving more detail, explain detail this thing because question आता है structure पे आता है, will confuse structure. So in structure we'll see what are the function of that and what is meaning of that. Now nose and nasal cavity, इसका function क्या है? Warm and moisture the filter. जो भी हमारे बॉडी में जो भी एयर आ रही है, जो हमारी बॉडी में जो भी एयर आ रही है उसको वार्म. अगर एग्जांपल आपका हॉट वेदर है तो अपनी बॉडी में जितनी एयर चाहिए कितना टेम्परेचर में चाहिए उसका काम नोज और नेजल का है. देन फिल्टर करना, जो भी अगर आपके अंदर रॉन्ग मतलब विल बी हैव लाइक इन्फेक्टेड एयर, सो बाय नेजल कैविटी कैन बी अफेक्टेड. सो नोज इज नॉट ओनली सप्लाई बट आपके बॉडी में वार्म और मॉइस्चर के लिए काम भी करता है. देन फेरिंग्स इज वन पैसेज, इज वन वे टू पास टू द ट्रेकिया. ट्रेकिया तक सप्लाई करने में आपका फेरिंग्स काम करेगा. देन लेरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो मेरे में जो आवाज निकल रही है, क्यों? क्योंकि मेरा जो एयर है वो वॉइस बॉक्स से टकरा रहा है. विल बी सो वोकल कॉर्ड के लिए आपका लेरिंग्स इंपॉर्टेंट है. सी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एज एग्जांपल पर्पस दे आस्क यू व्हाट इज लेरिंग्स फंक्शन, रिमेंबर दिस थिंग. देन ट्रेकिया, व्हिच विल नो ट्रेकिया इज द विंड पाइप. आपका जो एयर के लिए एक पाइप है जो ट्रेकिया में सप्लाई करता है पूरी टिल द इन आवर बॉडी. सो विल बी आज आपका स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी के अंदर. नोज के बाद हम बात करते हैं ट्रेकिया के अंदर. ओके, ट्रेकिया विल बी अ फाइन हेयर कॉल्ड सिला. सुनते क्या होता है? सिला होती है जो फिल्टर करती है एयर के अंदर जो प्रॉपर लंग के अंदर जाना चाहिए. एक तो फिल्टर कहाँ होता है? नेजल में होता है. वही क्या होता है अपने ट्रेकिया में फिल्टर होता है. क्यों ट्रेकिया में फिल्टर कौन करता है? सिला, ना सिला. which is the part which filter the air in the trachea? Sila. Okay, then two bronchi. बॉडी में कितनी ब्रोंकाई होती हैं? 2 bronchi. how much bronchi will be have? और अपने जो ट्रेकिया को आगे डिवाइड करेगा 2 पार्ट में. ओके, अपने ट्रेकिया का आउट डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, उसको बोलेंगे हम ब्रोंकाई. ब्रोंकाई. ओके, सो ये में कितनी ब्रोंकाई होती है अपने बॉडी में? 2 ओनली. नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्रोंकियोल्स. ओके, ब्रोंकियोल्स बिकॉज आपके जब भी जो ब्रोंकियोल्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट है. आपके ट्रेकिया के बाद क्या आएगा? ब्रोंकियोल्स. सो ट्रेकिया बाद आएगा ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई. and how many bronchioles will be have? Remember 30,000, 15,000 each. 15,000 will be एक लंग्स के अंदर 15,000 ब्रोंकियोल्स होती हैं. कितनी होती हैं? 15,000. टोटल कितनी होगी आपके अंदर? 30,000. 30,000 bronchioles will be present in our body. Okay, नेक्स्ट बात करेंगे हम एल्वुलाई. एल्वुलाई अपनी बॉडी में सब कुछ काम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी काम है वो सब पूरा काम ये काम क्या करता है? ये सप्लाई काम करती है. जो फंक्शन काम है ओनली काम करता है एल्वुलाई का ही काम है. टोटल एल्वुलाई कितनी होती है? 600 मिलियन. कितना? 600 मिलियन भी टोटल एल्वुलाई विल बी हैव. ओके, so we can understand how much important part will be have. 3,000 million each lungs. Okay, so bronchioles are network of small branches leading to the bronchi to the lung tissue and the rest alveoli is a functional. आपकी बॉडी में फंक्शनल पार्ट किसका है? एल्वुलाई का. उसके अलावा सारे पार्ट ओनली सपोर्ट करते हैं. सारे पार्ट क्या करते हैं? ओनली सपोर्टिंग ऑर्गेनिज्म है. और सपोर्टिंग ऑर्गेनिज्म. एंड हाउ मच ब्रोंकियोल्स? 300. ओके, how many will be have? 30. So how many alveoli will be have? Totally 600 million. And how many bronchioles will be have? 6 will be have 300, 1,500 each. Sorry. Next बात करेंगे हम. The thyroid of the larynx is a form 2 flat cartilage pieces. Okay,
and cartilage fused together in the form of the laryngeal prominence. इसको बोलते हैं एडम एप्पल. What एडम एप्पल? जब आपकी बॉडी में थायराइड और जो लेंस साथ में फॉर्म करते हैं उसको एडम बोलते हैं. कोई एग्जाम आ जाए तो व्हाट इज एडम एप्पल. नाउ नेक्स्ट द वॉल्यूम. Lungs volume. Now lungs volume means first we'll discuss what is tidal volume. What is a tidal volume? Now remember question exam aayega which are what is the normal tidal volume, what is normal expiratory capacity, all this remember. Now what is tidal volume? The amount of the air move in and out of the lungs with each respiratory cycle. आपकी लंग्स का जितना भी साइकिल है, जो भी साइकिल है उसमें जितनी बार रेस्पिरेटरी इन लेता है मतलब O2 जाता है उससे बाहर निकलता है एक साइकिल में, उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम. ओके, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रेस्पिरेटरी साइकिल. ओके, इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. किसका नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली विल बी हैव 500 विल बी नॉर्मली विल बी हैव. देन नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेरेटरी कैपेसिटी इज द वॉल्यूम of air that can be expired following by normal and quiet expiration by equal tidal volume and expiratory. यहाँ पर without pressure में जितना O2 जितना आपका जाता है, how much will go inside? Will go is a 3 liter. Okay, the volume will be air go inside. Okay, but normal. Then expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume means obviously कितना बाहर निकालेगा. The expiratory volume, the amount extra or above normal limit exhaled during the forceful breathing. Okay, exhaled reserve volume. then बात करेंगे हम reserved volume की. reserved volume क्या है? the amount of air will be inhaled with the tidal volume. जितना आपका remaining air है will be reserved volume, जितना आपका remaining air है वो बाहर निकल जाए. Okay, the expiratory और reserve volume जितना आपका बाहर निकल जाए will be called reserved volume. नेक्स्ट बात करेंगे हम रेसिडुअल वॉल्यूम. व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? विल बी हैव रेसिडुअल वॉल्यूम एयर रिमेनिंग इन द लंग्स मैक्सिमम फोर्सफुली. ओके, विल बी 1100 ml. देन नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी. मतलब द मैक्सिमम अमाउंट एयर कैन पर्सन बी एक्सेल और मैक्सिमम कैन इनहेल, उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी. सो याद रखना, सिंपल कांसेप्ट के साथ करोगे. टाइडल वॉल्यूम है वो आपका नॉर्मल जितना आपका इनहेल और एक्सहेल का टाइमिंग होता है उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम. ओके, और जितना आपका कैपेसिटी है उसको बोलेंगे हम वाइटल कैपेसिटी. ओके, जितना आपका एक्सपेक्टेड कैपेसिटी है मतलब जितना आपका O2 में जा सकता है उसको एक्सपेक्टेड कैपेसिटी. एक्सपेक्टेड मतलब कितना आपका O2 अंदर रहता है, CO2 रहता है. और रेसिडुअल मतलब जितना आपका लास्ट वॉल्यूम रहता है. सी आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर. वी ऑल नो विल बी अ ट्रेकिया ऑल दिस थिंग and last we have alveoli. Okay, when baby cry first time, why? When baby born they'll be cry first time. Why? Because that time alveoli will be open. आपकी बॉडी में क्या होता है? alveoli open हो जाते हैं because that time body require forceful to open alveoli. So that's why baby will cry. Okay, now after crying, आप सबने बलून फुलाया होगा. बलून फर्स्ट टाइम फुलाते हो तो प्रेशर चाहिए, इसलिए बेबी विल बी क्राई. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम बलून फुलाओगे तो टाइम लगने वाला है बिकॉज कुछ ना कुछ अंदर रह जाती है. तो क्या बोले हम? रेसिडुअल वॉल्यूम. वो कितना होता है? 1100 ml. तो आपको याद करना पड़ेगा 500 ml, 3 लीटर, 1000 ml, 1100 ml एंड 4 लीटर. ओके, तो ये हमारा हो गया लंग्स वॉल्यूम. नेक्स्ट बात करेंगे हम अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की या अपर ट्रैक्ट में क्या क्या होता है? राइनाइटिस. Rhinitis is a group of disorder characterized by inflammation and irritation of the nasal mucosa membrane. जो आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन और इरिटेशन करता है नेजल म्यूकोसा को, उसको बोलते हैं राइनाइटिस. ओके, सो इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ और इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा विल बी राइनाइटिस. साइनाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस. ओके, sinus cavity inflammation is called sinusitis. Then pharyngitis, inflammation of the pharynx, very easy. Several microorganisms can do pharyngitis. Epiglottis, inflammation of the epiglottis. Okay, due to infection. Tonsillitis, inflammation of the tonsil. Most common viral and viral bacteria will be there, and this one will be inflammation. So it's very important thing, very simple here. Itis is a inflammation. Rhinitis only one different आपका जो आपका मुकोसा मेम्ब्रेन को करता है, राइनस मेम्ब्रेन. ओके,
देन साइनसाइटिस साइनस कैविटी को, फेरिंजाइटिस मतलब फेरिंग्स को, एपिग्लोटिस मतलब एपिग्लोटिस को, और टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल को. ओके, सो या दिस आर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नाउ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, which is the most common seen organism in tonsillitis. Tonsillitis क्या लिए, which is the most common organism? Streptococci, Shigella, then Flangella और Staphylococci. So आंसर क्या आपका? Staphylococci will be the answer. Permanent abnormal dilation of the bronchi with the destruction of muscular elastic structure of the bronchiole. We'll discuss in further, but I'm just for your knowledge we remember कि परमानेंट आपके डायलेशन करने वाला एलुला कौन सा है, इसका आंसर क्या है? एम्फाइसीमा. We'll discuss in the COPD. Okay, now we'll discuss next lower respiratory infection. हमने बात कर दी, अभी अपर रेस्पिरेटरी की बात कर ली हमने, अब बात करेंगे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. Okay, so see, upper tract infection will be till where? Give me a few minutes. Okay, we're discussing what? Lower respiratory tract infection. In this lower respiratory tract will be what? Will be have trachea, bronchi, bronchioles, all alveoli is the very important thing. So क्या होगा? Trachea extend from the larynx, then divide the bronchia before entering the lungs, then will be a tracheobronchial tree, terminal bronchioles and alveoli. So ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर हो गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का. तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो इसमें कुछ इन्फेक्शन होगा तो हम बोलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, देन वे बात करेंगे लोब्स. याद रखना 3 लोब्स आपके राइट लंग्स में हैं और 2 लोब्स आपके लेफ्ट लंग के हैं. और जो आपके लंग को चारों तरफ से कवर करता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लूरा. ओके, कवरिंग द लंग्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा. द लंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट विल बी द रीब केज और इंटरकोस्टल मसल. आपके जो रीब केज से पूरा आपका लंग्स और हार्ट लंग्स विल बी विल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम rib cages. There will be 12 pair of ribs. Okay, but the main function of the gas chain is alveoli. याद रखना, हमने बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेस्पिरेटरी में जो काम करता है वो कौन करता है? एल्वेलाई. एल्वेलाई का ही काम है जो रेस्पिरेटरी का काम करे, बाकी सब सपोर्टिव है. एल्वेलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और रेस्पिरेटरी का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी इज अ गैस एक्सचेंज, O2 और CO2 एक्सचेंज करना उसका काम है. ओके, सो एनी डिसीज ऑफ द ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स, alveoli is a lower respiratory tract infection. It's danger compared to the upper respiratory tract infection. There will be 3 lobes in the right lungs, 2 in the left, and pleura will be cover the entire lungs. Okay, then rib cage will be covered and with the interstitial space with the lungs, and we have 12 pair of the ribs and gas chain with the function of the lung, and alveoli is the main function unit. Now we'll discuss this condition one by one. First, we will take the brief of the condition. Bronchitis, inflammation of the trachea, bronchi or bronchioles is called bronchitis. It is the inflammation. So inflammation of any part of the trachea, bronchi or bronchioles is called bronchitis. Asthma, chronic inflammatory disease of airway resulting from hyper reactivity of the airway of wet stimuli. Okay, ये भी inflammation ही है आपके airway को ही. ना ब्रोंकाइटिस भी इन्फ्लामेशन है और ये भी इन्फ्लामेशन है. तो आप सोचोगे दोनों को अलग क्यों बोला है? यहाँ पर क्या होता है? ब्रोंकाइटिस के अंदर एक इन्फ्लामेशन होता है और ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस होता है, बट यहाँ पर क्या होता है? पेशेंट के अंदर हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स. अस्थमा में क्या होने वाला है? पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन तो करने वाला है, बट इन्फ्लामेशन के साथ में वो एक रिएक्शन भी करता है. बिकॉज ऑफ पेशेंट को इमेजिन पेशेंट विल बी हैव एलर्जी विद डस्ट. ओके, और डस्ट से उसका एयरवे इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो इन्फ्लामेशन हुआ है तो ब्रोंकाइटिस है. बट इन्फ्लामेशन होने के बाद
बॉडी हाइपर रिएक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, लाइक सिक्रीशन और some other reaction, so will asthma. Okay, next is a pneumonia, is a inflammation of your alveolar space. अभी important है, आपका alveoli ही जो main function unit है वही inflammation कर देता है, so this is the main problem to the pneumonia patient. एम्फाइसीमा हमने बात की थी क्वेश्चन के अंदर, परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस इनटू डिस्टल टर्मिनस, ओके, जो आपके ब्रोंकियल्स को परमानेंट एनलार्जमेंट कर देगा वो एम्फाइसीमा. सीओपीडी एयर फ्लो लिमिटेशन दैट नॉट फुल रिवर्सिबल, ये ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, निमोनिया है, ये सब रिवर्सिबल है, बट आपका एम्फाइसीमा और सीओपीडी रिवर्सिबल नहीं है. एक बार पेशेंट के अंदर एम्फाइसीमा और सीओपीडी हो गया तो पेशेंट पहले जैसा वापस कभी भी नहीं होगा. तो क्वेश्चन में आ जाए परमानेंट डिसकंडीशन, ओके, तो एम्फाइसीमा एंड सीओपीडी, ओके. सो आई होप क्लियर दिस थिंग. फर्दर डिस्कशन आगे की को पढ़ने वाले हैं. हम बात करते हैं फर्स्ट निमोनिया. विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट निमोनिया. हमने निमोनिया क्या पढ़ा? द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई, ओके. एल्वियोलर सेक को क्या करता है? इन्फ्लेमेशन. अगर हम एल्वियोलर सेक का इन्फ्लेमेशन समझ जाओ कि मेन आपका फंक्शनलिटी प्रॉब्लम कर रहा है, ओके. सो देयर फंक्शनलिटी इज अफेक्टेड, ओके. सो विल डिस्कस निमोनिया फर्स्ट. Pneumonia is an infection and inflammation, okay, and swelling of the tissue in both lungs, okay. So क्या करना? Pneumonia will be what will do? Inflammation and or swelling to the tissue in both lungs. क्या करेगा? ये आपके एल्वियोला में इन्फ्लेम करेगा and do the consolidation, और लंग्स क्या कर देगा? सॉलिड. आपका जो लंग्स होता है ना वो सॉफ्ट होता है, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ निमोनिया विल बी सॉलिड, ओके, थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, ओके. स्टिफनेस, ओके, lungs will be stiffness, and which condition will be primarily affect alveoli. हमने बात की थी ना, alveoli will be primarily affected. This is why pneumonia is very dangerous condition, okay. Now what are the causes? In virus there will be influenza, rhinovirus and coronavirus. Now corona is very dangerous, we discuss it now. So coronavirus already पहले से है, okay. Influenza A, B, C, rhinovirus and coronavirus will be are the causes of pneumonia. That's why in the coronavirus will be have affect the respiratory. Then हम बात करेंगे बैक्टीरिया. Now important बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में दो हैं, टिपिकल कॉज और अटिपिकल कॉज. क्वेश्चन आता है which are the typical bacterial cause. So remember streptococcal pneumonia, streptococcus aureus, okay. Then will be Klebsiella. All are the typical bacterial cause. फिर से बोलता हूँ, streptococcal pneumonia, streptococcus aureus, Klebsiella and Pseudomonas also are the mainly are the typical cause of the patient have a bacterial pneumonia. Now we are atypical, okay, which are the atypical? Mycoplasma pneumonia, then will be a Mycobacterium tuberculosis, okay. Is the most common atypical. अब पूछा आ जाए कि pneumonia which are the commonest bacteria will be affected. So अगर आ जाए माइक्रोप्लाज्म निमोनिया या माइक्रोट्यूबरकुलोसिस, तो ये आपका टिपिकल कॉज है, बहुत कॉमन कॉज है बैक्टीरियल निमोनिया का. और वायरस के लिए तो हमने बात कर ली, इन्फ्लुएंजा, राइनो, कोरोना. उसके बाद बैक्टीरिया में दो हैं, टिपिकल बैक्टीरियल वायरस एंड अटिपिकल वायरस. टिपिकल के अंदर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, सीडोमोनास और क्लेप्सिला. और अटिपिकल के अंदर माइक्रोप्लाज्म निमोनिया एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. देन उसके अलावा क्या है? Apart from that, patient will be have what? Fungal infection also. Fungal can cause to the problem. Now this is a in fungal में common कौन सा है? Pneumocystic Jerviculae. Okay, Jerviculae will be this common. Pneumocystic Jerviculae will be the commonest. Pneumonia will be have commonest fungal infection will be have. Then we'll come to the now community acquired pneumonia. Okay. It is a commonly in community of affected. उसमें इसका और नाम क्या है? Streptococcal pneumonia. क्वेश्चन आ जाए which is the commonest community acquired pneumonia? Streptococcal pneumonia. क्या है? Streptococcal pneumonia. Then next hospital acquired pneumonia will be, इसमें इसका आंसर क्या है? लिखा भी है यहाँ पर, Streptococcus क्या है? aureus. Streptococcus aureus is the commonest cause of hospital acquired pneumonia, okay. What happen? The patient will be have a MRSA, methicillin resistant Streptococcus aureus होता है. This will be a more problem with the patient, okay.
तो streptococcus will be a reason. Apart from that will be a hospital associated pneumonia. पेशेंट आया था किसी और वजह से और पेशेंट को हॉस्पिटल की वजह से हॉस्पिटल ऐसा निमोनिया हो जाए, there will be called nosocomial infection. So now what is infection? Patient have an infection with a more than patient. Now question आता है कि what is infection? Patient stay more than 48 hours and have an infection with a without any other infection. Patient आया था कि जो फीवर की वजह से और after 48 hours patient has other virus, other infection with after 48 hours, so will be have a hospital acquired infection. इसको बोलेंगे मे बी हॉस्पिटल से निमोनिया भी कर सकता है. उसके अलावा क्या है? वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया. ओके, वेंटिलेटर की वजह से भी पेशेंट को निमोनिया हो सकता है. देन एस्पिरेट निमोनिया, पेशेंट विल गॉट टेक एस्पिरेशन आल्सो कैन कॉज निमोनिया. देन उसके अलावा chemical pneumonia, so chemical drugs also can be cause the pneumonia. These are the causes. So I will start speaking about pneumonia. There's so many things will be there, but remember it's very important topic, exam purpose. Pneumonia is very important thing. Viruses, bacteria will be discussed. Next हम बात करेंगे symptom में. Symptom में in symptom will be have depend on the cause. क्या कितना cause से type depend करता है. बस common symptom क्या है अंदर? Fever. Okay, we'll go one by one. We'll first discuss the breathing. Obviously respiratory problem है तो breathing difficulty होने वाली है. So will be have breathing difficulty with patients. So dyspnea will be have, tachycardia will be have, and patient have fever. Now fever will be have high grade. High grade fever 102 to 104 fever will be have with the chills. Okay. Then patient have a sweating. Patient have a sweating because of all this thing, because of increased BMR. Then shivering, we already told you chills, loss of appetite because of dyspnea है तो पेशेंट खा ही नहीं पाएगा, and chest pain, hemoptysis, headache, fatigue, and nausea vomiting. Okay. What symptoms we have? Dyspnea, tachycardia, fever. Then we have sweating, shivering, loss of appetite, pain in chest, hemoptysis, headache, fatigue, and nausea vomiting. Now, apart from that, patient will be having expectorants. There will be sputum, promote to secretion. Will be more secretion. Will be patient have more secretion. Then rusty color sputum. अगर पेशेंट के अंदर रस्टी कलर स्पुटम है तो याद रखना पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए है. अगर पेशेंट को जेली लाइक स्पुटम है, पेशेंट है वो जेली लाइक स्पुटम, so because of Klebsiella. Okay. Then blood in sputum because of Mycobacterium tuberculosis. Okay. So you will remember क्वेश्चन में आ जाए rusty color sputum streptococcus, jelly sputum Klebsiella, blood sputum Mycobacterium tuberculosis. Okay, and these are symptoms in the patient. Now next we'll discuss about how will we get to know patient pneumonia. So in physical examination, that time patient have a what? Low blood pressure. Low blood pressure means patient have a hypotension. Then increase means high heart rate and low SpO2. Low SpO2 faster than normal. Okay, this may occur due to two before other sign, because आपका heart rate क्या है? बढ़ गया है. Okay, और आपका SpO2 कम है. Okay, इसकी वजह से आप आपका बीपी कम है और हार्ट रेट बढ़ गया है, उसके वजह से क्या होने वाला है? विल बी अ लो SpO2. ओके. नाउ the how we diagnose. Apart from that, we'll go for sputum test, we'll go for ABG test. Okay, and then we'll go for neutrophils. Neutrophil और ये सब बढ़ जाएंगे आपके, and this will tell you the pictures how will patient have this condition. Now management, how will manage the pneumonia patient? Now according to the cause, what will the cause? अगर वायरस है तो एंटीवायरल, बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल, फंगल एंटीफंगल, माइक्रोबियल एंटीमाइक्रोबियल, जो भी इसका कॉज है वो हम देंगे ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट देंगे. सो विल गिव द पेन किलर अलॉन्ग विद द आइबुप्रोफेन. उसके अलावा जो भी इसका एंटीबायोटिक और विल बी ड्रग विल बी गिवन. ओके. नाउ व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन? विल बी हैव सेप्टिसिमिया एंड लुइसाई कर सकता है. नाउ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एज अ नर्स इन निमोनिया पेशेंट व्हाट type of the diet you will give? So remember, we will give high protein and vitamin rich diet. High protein and vitamin rich diet. Why? Because it will be sputum. Sputum क्या होता है? High protein होता है. Sputum क्या होता है? High protein. So we will give
हाई प्रोटीन एंड विटामिन रिच डाइट विल गिव टू द पेशेंट। सो हमने क्या बात की निमोनिया के अंदर, निमोनिया इज अ इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन मींस सॉलिड लंग्स। आप इन्फ्लामेशन करेगा जिससे आपके लंग्स में इफेक्ट करेगा, आपका लंग्स सॉलिड मींस हार्ड हो जाएगा। ओके, जो अफेक्ट डायरेक्टली एल्यूलाई, द कॉजेज हमने बात की वायरस, बैक्टीरिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड and hospital acquired pneumonia, microorganisms, and certain drugs also, and they discuss symptom also. So these are the overall pneumonia examination will use all this thing done. So this is about the pneumonia. Next time we'll discuss further thing. So about respiratory. Thank you.